हेलो बच्चों, मेरा नाम है अरुण तिवारी। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर हूँ और मैं L1 कोचिंग में डायरेक्टर हूँ बनारस में और हेड ऑफ डिपार्टमेंट बायोलॉजी हूँ। हालांकि इसमें बहुत से बच्चे हमारे पढ़ाए हुए होंगे जो 11th से 12th में आए हुए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार ज्वाइन किए हुए होंगे या हमें पहली बार देख रहे होंगे। उनके लिए मैं बता दूं कि मैं लास्ट 15 साल से नीट के जो बच्चे हैं उनको मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हर मेडिकल कॉलेज में आपको मिलेंगे। और मेरी कोशिश है कि अगले 2021 में आपका भी सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो। इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं 12th का टॉपिक। पहला टॉपिक इसमें आप पढ़े होंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ चुके होंगे, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके होंगे, डिजीज आपका कंटिन्यू है। लेकिन हमारा जो पोर्शन है हमें क्या क्या पढ़ाना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाना है आपको, और जेनेटिक्स पढ़ाना है, पूरा इकोलॉजी पूरा पढ़ाना है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाना है। इतनी चीज़ें हमें पढ़ानी है आपको। आज मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट लेकर आया हूं और वही मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हाँ बिल्कुल, कोई श्याम कुमार घोष जी हैं, बोले सर आप तो पढ़ा दिया था ये चैप्टर। बिल्कुल श्याम जी, मैं पढ़ाया जरूर था, लेकिन क्योंकि वो जो मैं क्लास लिया था वो घर पर था, क्योंकि वो लॉकडाउन उसमें स्टार्ट ही हुआ था, तो हमारे पास स्टूडियो नहीं था, हमारे पास डिजिटल बोर्ड्स नहीं थे और हमारी जो आवाज़ की क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, तो मतलब अच्छा वीडियो नहीं था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वो बच्चों ने ऐसा बोला कि सर उसको फिर से पढ़ा दिया जाए। तो बिल्कुल मैं आपकी जो मांग होगी हम पूरा ज़रूर करेंगे। और मैं यही चैप्टर जो एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वो ग्रीन बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर पढ़ाया था, मार्कर से पढ़ाया था, उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं इस चैप्टर को फिर से आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद फिर जेनेटिक्स पढ़ाऊँगा। स्टार्ट करूँ आप लोगों की आज्ञा हो तो। गुड इवनिंग एवरीवन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर मैं आपसे बात करूं कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, हालांकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तो आप पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, तो रिप्रोडक्शन की बहुत सी कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में होंगे। तो अगर आप से मैं क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज ए रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, ऐसे मैं बातचीत करता हूं, फिर तेजी से चलूंगा, कोई दिक्कत हड़बड़ी नहीं है। रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, एक बात याद रखना, जैसे अभी 12th का जो हम लोगों का सिलेबस कट हुआ है, 30% सिलेबस डिडक्ट हुआ है, लेकिन यह सिलेबस डिडक्ट हुआ है बोर्ड के लिए, और हमें प्रिपरेशन किसके लिए करना है, बोर्ड के अलावा नीट के लिए भी करना है। इसलिए जो चैप्टर कटे हैं उससे खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि नीट का सिलेबस कम नहीं हुआ, अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, और नहीं न तो होगा। तो नीट का सिलेबस, क्योंकि वो एग्जाम तो बहुत लेट में होगा, तब तक तो लोग कवर करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि नीट का सिलेबस को कम करेंगे, तो हम मान के चल रहे हैं कि सारी चीज़ों को हम लोग लेकर चलेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों, बताइए कोई बच्चा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। एनीवन, रिप्रोडक्शन माने माने फिर से होता है, री जैसे रिकैप, रिवीजन, तो री माने फिर से होता है, प्रोडक्शन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जब प्रोड्यूस करता है, उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो चाहे अब वो रिप्रोडक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, सीड के जर्मिनेशन से हो सकता है, या लीफ के काट देने से नया प्लांट बन सकता है, या एग से निकलता है चूजा, एग हैचिंग से होता होगा, या बाय बर्थ होता होगा। चाहे जैसे वैसे ही सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है, जो प्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। री माने याद रटो मत, री माने फिर से,
प्रोडक्शन, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन, फिर से रिप्रोडक्शन। अब वह रिप्रोडक्शन कई तरह के हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकते हैं। हालांकि हम लोग जो 12th के एनसीईआरटी में सेकेंड चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसी चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे और हम स्टार्ट आज करेंगे। पहला लेक्चर आज है, तो आप लोग मजे लीजिए। मजे का मतलब पढ़ाई में मजे लीजिए। और यहाँ पर आपको 4 थंब रूल है। पहला रूल है कि अगर आपको चीजें समझ में आती है आप जरूर यस लिखिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई करिए। अगर इफ नॉट, अगर आपको समझ में नहीं आता तब वंस मोर आप लिख दीजिए। अगर आपको, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपस में बातचीत परिचय मत करिए। और अगर मैं क्वेश्चन कुछ पूछता हूं तो जरूर आंसर दीजिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है। प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है वह क्या होता है? फ्लावर। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फ्लावर को क्या बोलते हैं? फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म इज फ्लावर। एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर में बच्चों जो टिपिकल फ्लावर होता है, हालांकि यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है, टिपिकल फ्लावर में क्या क्या होता है मैं यहाँ पर फिर से बना देता हूं। टिपिकल फ्लावर, टिपिकल फ्लावर में क्या क्या होता है बच्चों? यह एंड्रोसियम है, सॉरी इसके इंडिविजुअल मेंबर को स्टेमेन बोलते हैं। फ्लावर के कुछ पार्ट हैं। सबसे बाहर वाला कैलिक्स है, उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या है? कोरोला। कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, और ये क्या है? गाइनोसियम। तो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। एक 4 सेक्स ऑर्गन है, 4 पार्ट है फ्लावर के। फ्लावर में एक टिपिकल फ्लावर है, उस टिपिकल फ्लावर में कितने पार्ट हैं? 4। कौन कौन? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कहते हैं कोई टिपिकल फ्लावर है, इसमें 4 पार्ट होंगे, लेकिन यह कोई कंपलसरी नहीं है कि किसी भी सभी फ्लावर में चारों पार्ट हो ही। हो सकता है इस 4 में से 3 पार्ट हो सकता है इन 4 में से 2 पार्ट हो सकता है इन 4 में से 1 पार्ट हो सकता है इन पूरे फ्लावर के चारों पार्ट में से केवल 1 ही पोर्शन हो। मतलब कहते हैं कि कैलिक्स और कोरोला, एंड्रोसियम के 4 पार्ट हैं। ये जरूरी नहीं कि जितने फ्लावर होंगे सब में चारों पार्ट हो। हाँ ठीक है, नॉर्मली अगर कोई बोले कंप्लीट फ्लावर, तो कंप्लीट फ्लावर का मतलब ही होता है कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। इसका मतलब ही यही होता है कि चारों पार्ट होंगे। लेकिन कैलिक्स एंड कोरोला, ध्यान से सुनो बच्चों, कैलिक्स एंड कोरोला जो होता है ना बच्चों, इसको एसेसरी हॉर्न ऑफ फ्लावर बोलते हैं। एसेसरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा। एसेसरी का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। तो इसको एसेसरी हॉर्न ऑफ फ्लावर बोलते हैं। एक्स्ट्रा घेरा फ्लावर होता है, एसेसरी हॉर्न ऑफ फ्लावर होता है। हाँ, ये बात अलग है कि यह कैलिक्स कोरोला में अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो उसके रिप्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैलिक्स और कोरोला वैसे ही है जैसे आपके कार में एसी होता है। एसी के रहने और न रहने पर कार के चलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, एसी अगर रहता है तो और सुविधा मिलता है, ठंडा रहेगा और बंद रहेगा, धूल नहीं आएगा, ये सारी चीजें हैं एसी में। तो एसी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको देता है। एसी जो है वह कार को ड्राइव करने में, कार के चलने में कोई रोल उसका नहीं होता। वैसे ही कैलिक्स और कोरोला जो होता है बच्चों,
वह एसेसरी हॉर्ला फ्लावर है। इसके रहने न रहने पर बहुत ज्यादा इसके रिप्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैलिक्स और कोरोला में दो में से अगर दोनों रहता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका रिप्रोडक्शन प्रभावित नहीं होता। हाँ, अब दो पार्ट बचा इसको, तो ये तो दोनों हम बोले एक्स्ट्रा है, एसेसरी है। दो बचे, मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंड्रोसियम। सब नोट करते रहिएगा बच्चों, नोट्स रखे रहिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, लिखते रहिए। नोट्स नहीं मिलेगा, इसे लिखते रहिए। हालांकि नहीं लिख पा रहे हैं, पॉज कर, बाद में पॉज करके आप, वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा, पॉज करके उसको लिख लीजिएगा। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम है उसको स्टेमेन बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोसियम है, और इसके इंडिविजुअल मेंबर को कार्पेल बोलते हैं। गाइनोसियम के इंडिविजुअल मेंबर को क्या बोलते हैं? कार्पेल। और इसका जो मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम, इसके इंडिविजुअल मेंबर को क्या बोलते हैं? स्टेमेन। एक बात और मैं आपको बताऊं, कोई भी फ्लावर ऐसा नहीं होगा कि उसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम ना हो। हाँ, फ्लावर ऐसा हो सकता है कि उसमें कैलिक्स और कोरोला ना हो। ये हो सकता है कि उसमें कैलिक्स और कोरोला न पाए जाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि उसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों में से कोई एक हो। ये हो सकता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम में दोनों में से कोई एक हो। अगर एंड्रोसियम है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन उस फ्लावर में है, तो उस फ्लावर को मेल फ्लावर बोलेंगे। अगर सिर्फ उसमें गाइनोसियम है तब उस फ्लावर को फीमेल फ्लावर बोलेंगे। अगर दोनों सेक्स हैं, ऑर्गन है, दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। लेकिन बच्चों, ऐसा कभी नहीं होगा कि कैलिक्स और कोरोला हो और एंड्रोसियम और गाइनोसियम न हो। अरे भैया, ये तो वही बात हो गई कि जैसे खूब सुंदर सी कार हो, उसमें एसी लगा हो, अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम लगा हो, अच्छा सा सीट कवर लगा हो, लेकिन उसमें इंजन ना हो। तो किस बात का कार है यार? जब उसमें इंजन नहीं होगा तो किस बात का कार? बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब एंड्रोसियम और गाइनोसियम तो बेसिक चीज है भाई, सेक्स ऑर्गन तो वही है, उसके बिना तो फ्लावर का वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कोई फ्लावर नहीं होगा बच्चों जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों ना पाए जाए। ये दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा, ये तो कंपलसरी है, कोई एक होगा ही होगा। एंडोसियम गाइनोसियम कोई एक। हाँ, दोनों हो सकता है, दोनों होता ही है, बाइसेक्सुअल फॉर्म दोनों होगा, यूनिसेक्सुअल फॉर्म कोई एक होगा। हाँ, कैलिक्स कोरोला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। तो कैलिक्स कोरोला को इसीलिए एसेसरी हॉर्ला फ्लावर बोलते हैं। कैलिक्स कोरोला को क्या बोलते हैं? एसेसरी हॉर्ला फ्लावर बोलते हैं। तीसरी बात समझ में आई? तो जो सेक्स ऑर्गन है प्लांट का, वह सेक्स ऑर्गन कौन सा है बच्चों? आप बोलिएगा सर, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम है और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है? गाइनोसियम। कैलिक्स कोरोला एसेसरी हॉर्ला फ्लावर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्या इस प्रोसेस में, जो पढ़ने में के प्रोसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसको? पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे होता है, या मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर पढ़ेंगे फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर पढ़ेंगे मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन कैसे होता है। और फिर पढ़ेंगे जाइगोट का फॉर्मेशन। फिर पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फिर पढ़ेंगे इंडोस्पर्म डेवलपमेंट। फिर पढ़ेंगे सीड। फिर पढ़ेंगे फ्रूट। और फिर पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी चीजें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ये पूरे चैप्टर को मैं 12 क्लास में आपको कंप्लीट कर दूंगा आराम से। और हर क्लास के लास्ट में हम क्विज कराएंगे, क्वेश्चन देंगे, जो भी पढ़ाए रहेंगे उसी पे क्वेश्चन देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन या मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है? ऑब्वियसली मेल गैमीट का फॉर्मेशन कहां पर होगा? मेल सेक्स ऑर्गन में होगा। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? अभी अभी हमने बताया बच्चों, मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम के इंडिविजुअल मेंबर को क्या बोलते हैं? अभी हमने बताया स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। स्टेमेन बोलते हैं। और स्टेमेन में दो पार्ट होता है, यहां पर बना हुआ है, यहां लिखो, देखो एंथर लिखा हुआ है, ये देखो
यह देखो ए है स्टेमेन, ये स्टेमेन है, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, लिखते चलना बच्चों, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। ए फिलामेंट है, ए फिलामेंट है और ये एंथरलोब है। थोड़ा सा वो हिल गया। ये क्या है? एंथरलोब, और ये क्या है? फिलामेंट। एक कंप्लीट क्या है? स्टेमेन। एक कंप्लीट क्या है? स्टेमेन। ये क्या है? फिलामेंट। ये क्या है? एंथरलोब। ये तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है, सुन, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी का ही स्ट्रक्चर मैं लेकर आया हूं। देखिए ये है, ये क्या है? यही फिलामेंट है, ये देखो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है और ये एंथरलोब है, एंथरलोब है। अब कहते हैं कि एंथरलोब के नंबर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एंथरलोब, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एंथरलोब, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एंथरलोब फॉलोइंग टू कंडीशन प्रेजेंट। एंथरलोब जो है इसके नंबर पर, एंथरलोब के नंबर के आधार पर दो कंडीशन होता है। अगर एक एंथरलोब है तो उसको मोनोथिकस कंडीशन बोलेंगे, अगर दो एंथरलोब है तो उसको डाइथिकस कंडीशन बोलेंगे। तो लिखते चलना बच्चों, यह स्ट्रक्चर बना लेना, स्टेमेन, फिलामेंट, एंथरलोब। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एंथरलोब, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एंथरलोब फॉलोइंग टू कंडीशन present, monothecous condition and dithecous condition. Monothecous condition, monothecous condition, monothecous condition. इफ नंबर ऑफ एंथरलोब कितना होगा? नंबर ऑफ, लिखते चलिएगा बच्चों, सभी बच्चे सभी लोग, नंबर ऑफ एंथरलोब कितना होगा? 1। अगर एक एंथरलोब है तो क्या बोलेंगे? मोनोथिकस कंडीशन। अगर दो एंथरलोब होगा तो क्या बोलेंगे? डाइथिकस कंडीशन। कहते हैं कि जो एंथरलोब होता है इसका जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, ये जो एंथरलोब है इसका जब हम ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं इस तरह से, ऐसे, जैसे इधर ध्यान दो, मान लो ये ऐसे गोला सा मेरा हाथ देख लो, देखो दिखाई दे रहा है, ये गोला सा हाथ है, इसको ऐसे काट दो, हाथ को ऐसे, ये मान लो एंथरलोब है, मेरा जो पाम है या एंथरलोब है, ये गोला सा है। एक एंथरलोब हो चाहे दो एंथरलोब, अगर एक एंथरलोब है तो उसको मोनोथिकस कंडीशन बोलेंगे, और इस एंथरलोब को ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटो, ट्रांसवर्स माने हॉरिजॉन्टल, ऐसे 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 काट दो। जब ऐसे काट के तुम ऐसे ऐसे ऊपर से तुम जब देखते हो तो उसमें बच्चों दो माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर दिखते हैं। क्या दिखते हैं? दो माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। ये माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर, दो माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर दिखते हैं, इसीलिए मोनोथिकस कंडीशन को और क्या बोलते हैं? बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन। क्या बोलते हैं? बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन। तो मोनोथिकस कंडीशन इज आल्सो नोन एज बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन या डाई स्पोरेंजिएट कंडीशन। तो मोनोथिकस कंडीशन को और क्या बोलते हैं? बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन या डाई स्पोरेंजिएट कंडीशन। मोनोथिकस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बाई, मतलब ये मोनोथिकस किसके आधार पर है? नंबर ऑफ एंथरलोब के आधार पर। और बाई स्पोरेंजिएट जो नाम दे रहा हूं किसके बेसिस पर? नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर इन ईच एंथरलोब, 2 माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर प्रेजेंट। तो मोनोथिकस कंडीशन इज आल्सो नोन एज बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन। मोनोथिकस कंडीशन प्रेजेंट इन फैमिली, ये सब नोट कर लीजिएगा, मोनोथिकस कंडीशन प्रेजेंट इन फैमिली मालवेसी। मालवेसी कहां पाया जाता है? मालवेसी फैमिली में, चाइना रोज में, गुड़हल में। तो मालवेसी फैमिली में मोनोथिकस कंडीशन होता है। समझ गए? सभी बच्चे रिस्पॉन्स करें। समझ में आया? आगे मैं बढ़ूं? चलिए, दूसरा है अगर एंथरलोब की संख्या 2 हो,
ये देखो दो एंथर लोब है तो इसको बोलते हैं बच्चों डाइथिकस कंडीशन। क्या बोलते हैं? डाइथिकस कंडीशन। डाइथिकस कंडीशन। इफ एंथर लोब 1 इज नोन एज मोनो, यम से मोनो माने एक, मोनोथिकस, और दो है तो डाइथिकस, दो है तो डाइथिकस कंडीशन। तो नंबर ऑफ एंथर लोब के आधार पर मोनोथिकस और डाइथिकस है। एक एंथर लोब है तो मोनोथिकस और दो एंथर लोब है तो डाइथिकस। तो डाइथिकस कंडीशन देखो दो एंथर लोब है, ऑब्वियसली जब एक एंथर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर हैं तो दो एंथर लोब होगा तो कितने माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर होंगे? 4। तो इसका मतलब डाइथिकस कंडीशन का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे तो कितने चैम्बर मिलेंगे? 4। तो इसका मतलब डाइथिकस कंडीशन इज आल्सो नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। डाइथिकस कंडीशन इज आल्सो नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। तो डाइथिकस को और क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन ही पाया जाता है। टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। तो डाइथिकस कंडीशन इज आल्सो नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली। ज्यादातर एंजियोस्पर्म फैमिली में कैसा कंडीशन होता है? डाइथिकस कंडीशन होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होता है। एक जगह एक्सेप्शन है बच्चों कि एक प्लांट होता है, याद लिखिएगा, लिख लो, एक्सेप्शन है आर्सिथोबियम। आर्सिथोबियम एक प्लांट है बच्चों, इसमें इस प्लांट में एक्सेप्शन है। यहां मोनोथिकस कंडीशन कहोगे सर मोनोथिकस कंडीशन तो कोई एक्सेप्शन हुआ नहीं। तो मैं अरे घबराओ मत, आगे बता रहा हूं। मोनोथिकस कंडीशन और एंड मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन होता है। ये गड़बड़ हो गया क्योंकि एक मोनोथिकस कंडीशन में मतलब एक एंथर लोब में दो चैम्बर होता था ना, दो माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर होते थे। तो मोनोथिकस को क्या बोलते थे? बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन। तो यहां पर आर्सिथोबियम मोनोथिकस कंडीशन होता है और मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन होता है। क्या होता है? मोनोथिकस कंडीशन एंड मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन। मोनोथिकस कंडीशन एंड मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन। तो यहां मोनोथिकस कंडीशन और मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन पाया जाता है। किसमें? यह प्लांट में एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, लिख लीजिए। ये तो अभी हमने आपको स्ट्रक्चर बताया बच्चों। इस स्ट्रक्चर में आपको हमने क्या सिखाया? हमने सिखाया इस स्ट्रक्चर में हमने आपको क्या सिखाया? इस स्ट्रक्चर में हमने आपको सिखाया कि अगर एंथर लोब एक है तो मोनोथिकस कंडीशन, और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो एक एंथर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर होते हैं, इसलिए मोनोथिकस कंडीशन को बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन बोलते हैं। अगर दो एंथर लोब है तो उसको डाइथिकस बोलते हैं, और एक एंथर लोब में दो चैम्बर तो दो एंथर लोब में 4 चैम्बर, इसलिए डाइथिकस को टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन बोलते हैं। एक प्लांट होता है आर्सिथोबियम जहां पर मोनोथिकस मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन पाया जाता है। मोनोथिकस मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन पाया जाता है, वह एक्सेप्शन है। आगे अब हम चलते हैं कि मैकेनिज्म सर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मैकेनिज्म कैसे होता है, क्या होता है, उसको हम लोग सीखते हैं। तो बच्चों अगला है प्राइमरी पेराइटल सेल। आ गया डायरेक्ट है तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर लोब में यहीं पे बताता हूं। कहते हैं यहां पर आप ध्यान दीजिए कि अगर क्योंकि ज्यादातर केस में डाइथिकस कंडीशन होता है तो इसलिए इस तरह का टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन बनता है। ये टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है।
टेट्रास्पोरेंजिएटेड कंडीशन, चार ऐसे दो एंथर लोब है ना, तो ऐसे काटोगे 4 चैम्बर दिखेगा, तो चारों चैम्बर दिख रहा है। एक चैम्बर ये है, दूसरा चैम्बर ए है, तीसरा चैम्बर ए है और चौथा चैम्बर ए है। 4 चैम्बर है। टेट्रा डाइथिकस कंडीशन का ट्रांसफर सेक्शन ऐसे काटकर हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ऐसे देख रहे हैं आप। तो यहां पर 4 चैम्बर आपको दिखेगा। मैं एक चैम्बर में मैकेनिज्म बताऊंगा, वैसे ही साइमल्टेनियसली चारों चैम्बर में चलेगा ना। तो आपको मैं एक चैम्बर में मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, आप वैसा ही समझिएगा कि इसमें भी होगा, वैसा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जैसे बच्चों कहते हैं, ध्यान से बच्चों इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, यह एपिडर्मिस है। ये क्या है? एपिडर्मिस। ये पूरा एपिडर्मिस है, ब्लू कलर से जो वायलेट कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? एपिडर्मिस। कहते हैं इसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर अगर आ जाएंगे, एपिडर्मिस के अंदर यहां पर आ जाएंगे तो ये हाइपोडर्मल सेल है। ये क्या है? हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल ये क्या है बच्चों? हाइपोडर्मल सेल। तो ध्यान से सभी लोग कहते हैं some hypodermal cell of each microsporangial chamber, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर के कुछ हाइपोडर्मल सेल, ध्यान से लिखते हुए चलो अगर लिखना चाहो तो सम हाइपोडर्मल सेल ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर बिकम इनलार्ज। सम हाइपोडर्मल सेल ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर, सभी माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर के कुछ हाइपोडर्मल सेल बाकी हाइपोडर्मल सेल की तुलना में थोड़े बड़े हो जाते हैं। उस इनलार्ज हाइपोडर्मल सेल को नाम देते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। क्या नाम देते हैं? आर्चीस्पोरियल सेल। फिर से सुनो बच्चों, सम हाइपोडर्मल सेल ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर, सम हाइपोडर्मल सेल ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर, मतलब ऐसा यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। तो सभी माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर के कुछ हाइपोडर्मल सेल बाकी हाइपोडर्मल सेल की तुलना में थोड़े बड़े हो जाते हैं। उन सेल को हम नाम देते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। ये देखो आर्चीस्पोरियल सेल है, क्या बोलते हैं? आर्चीस्पोरियल सेल। और ये जो आर्चीस्पोरियल सेल बना बच्चों, इसमें इनिशियली शुरुआत में एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, मतलब ऐसे डिवीजन होता है, ऐसे एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है और फाइनली इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। तो जो आर्चीस्पोरियल सेल बना उसमें शुरू में आर्चीस्पोरियल सेल में इनिशियल स्टेज में एंटीक्लाइनल डिवीजन हुआ। एंटी मतलब होता है जैसे सरफेस हुआ इसके 90 डिग्री पर, इसको एंटीक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं। तो कहते हैं इन इनिशियल स्टेज एंटीक्लाइनल डिवीजन अकर, बट फाइनली इन आर्चीस्पोरियल सेल पेरिक्लाइनल डिवीजन अकर्स। पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो इस तरह का डिवीजन होगा, हॉरिजॉन्टल, ऐसे ये पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ। और जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो 2 सेल बनते हैं, ये ऊपर वाला सेल और नीचे वाला सेल। ये 2 सेल बने, ऊपर वाला सेल और नीचे वाला सेल। ऊपर वाले सेल को बोलते हैं बच्चों प्राइमरी पेराइटल सेल और नीचे वाले सेल को बोलते हैं प्राइमरी स्पोरो जीनस सेल। तो ऊपर क्या बोलते हैं? प्राइमरी पेराइटल सेल। नीचे वाले क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो ऊपर वाले सेल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी पेराइटल सेल और नीचे वाले को बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो 2 सेल बने, ऊपर वाले मतलब जो आर्चीस्पोरियल सेल था। फिर से सुनिए, फिर से
हमने कहा सम हाइपोडर्मल सेल ऑफ ईच माइक्रोस्पोरिंजियल चेंबर, सभी माइक्रोस्पोरिंजियल चेंबर के कुछ हाइपोडर्मल सेल इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनको आर्चीस्पोरियल सेल बोलते हैं बच्चों। और इनिशियल स्टेज में आर्चीस्पोरियल सेल में एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, 90 डिग्री डिवीजन होता है, और फाइनली उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो जो सेल ऊपर की तरफ बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, और जो सेल नीचे की तरफ बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? प्राइमरी पेराइटल सेल। ऊपर की तरफ जो सेल बना और जो नीचे बना उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है बच्चों, यह आगे चलकर प्राइमरी पेराइटल सेल, ये प्राइमरी पेराइटल सेल आगे चलकर क्या बनाता है मालूम है? वॉल ऑफ एंथर। क्या बनाता है? एंथर का जो दीवाल होता है यही बनाता है। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे चलकर क्या बनाता है? स्पोर। और कौन सा स्पोर? माइक्रोस्पोर। देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको, सभी लोग नोट करें इसको, उतारिए जल्दी से। प्राइमरी पेराइटल सेल आगे चलकर क्या बनाता है? वॉल ऑफ एंथर। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे चलकर क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर। कैसे बनाता है अभी आगे बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे, सभी लोग नोट करिए इसको। हो गया बच्चों? सभी बच्चे आप नोट कर लें इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राइमरी पेराइटल सेल। अभी हमने बताया कि जो आर्चीस्पोरियल सेल है उसमें डिवीजन होता है। तो पहला डिवीजन जो होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, उससे दो सेल बनते हैं। ऊपर की तरफ जो सेल बनता है उसको प्राइमरी पेराइटल सेल बोलते हैं, जो नीचे की तरफ सेल बनता है उसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। जो प्राइमरी पेराइटल सेल होता है दे फॉर्म वॉल ऑफ एंथर, यही आगे चलकर क्या बनाता है? एंथर का वॉल बनाता है, वॉल ऑफ एंथर बनाता है। तो प्राइमरी पेराइटल सेल जो होता है, सॉरी प्राइमरी, या मैं ऐसे बता देता हूं, ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ना, ये डिवाइड करके तीन सेल बनाता है। पहला है एंडोथीसियम, सॉरी फर्स्ट है बच्चों एंडोथीसियम, सेकंड है मिडिल लेयर, और लास्ट है एंथर वॉल टैपिटम। ये तीनों लेयर बच्चों जो एंथर होता है उसके वॉल में होता है। ये तीनों लेयर कहां होता है? वॉल ऑफ एंथर में। तो प्राइमरी पेराइटल सेल फर्दर डिवाइड टू फॉर्म एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। तो ये तीन लेयर बनते हैं जो वॉल ऑफ एंथर में। कौन कौन? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम, ये तीन लेयर बनते हैं आफ्टर डिवीजन ऑफ प्राइमरी पेराइटल सेल, एंड ऑल दीज थ्री सेल इज पार्ट ऑफ एंथर वॉल।
ये तीनों किसके पार्ट हैं? एंथर वाल के। एंथर वाल के ही तीनों पार्ट हैं, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम इज ए पार्ट ऑफ एंथर वाल। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है एंडोथीसियम। आप देखिए यहां पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ध्यान से, यह एपिडर्मिस है सबसे बाहर, उसके बाद ही तो एपिडर्मिस तो सबसे बाहर होगा, उसके अंदर ही तो चीजें होंगी। यहां देखो एंडोथीसियम है, फिर उसके बाद मिडिल लेयर है, उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको दिखाया गया है माइक्रोस्पोर मदर सेल है, लेकिन उसके ऊपर माइक्रोस्पोर मदर सेल यहां है, लेकिन यहां पर देखिए ये क्या है? टेप्टम। तो तीन लेयर हुए, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। ये तीनों लेयर कैसे किसके पार्ट हैं? एंथर के वाल के पार्ट हैं। और उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, उसमें मियोसिस होती है, वो फिर माइक्रोस्पोर बनता है। तो जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल अभी हमने आपको बताया था, वही प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल आगे चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है, उसको हम पढ़ाएंगे। पहले हम लोग अभी किस पर कंसंट्रेट किए हैं? एंथर के वाल पर। एंड वॉल ऑफ एंथर के वाल पर, एंड वॉल ऑफ एंथर इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। तो सबसे बाहरी जो लेयर होता है वह कौन सा होता है? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन होता है? इंडोथीसियम। तो सबसे बाहर वाला लेयर इंडोथीसियम। इंडोथीसियम का अगर लेयर ऐसे बनाया जाए तो इस तरह का इंडोथीसियम है। और इसमें एक खास बातें होती है कि इंडोथीसियम का जो इनर वाल होता है, ये वाला रेडियल वाल होता है, और जो इनर वाल होता है, ये दोनों जो होता है वो थिक होता है, इस पर थिकनिंग होती है। तो इनर वाल और रेडियल वाल, ये रेडियल वाल है या इनर वाल है, ये दोनों थिक होता है। और यह थिकनिंग किसकी होती है? अल्फा सेलुलोज की। एक किसकी थिकनिंग होती है? अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है। और इसी अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है किसके? इंडोथीसियम के रेडियल वाल और इनर वाल पर। रेडियल वाल पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग, इनर वाल पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग, जिसके वजह से यह थिक हो जाता है। लेकिन यह एक दिक्कत है, कहोगे सर कि बाहर नहीं थिकनिंग होती? नहीं, यही तो मजे की बात यहां पर है कि इंडोथीसियम का रेडियल वाल मतलब बगल का वाल और अंदर के वाल में थिकनिंग होती है, वो भी किसकी से? अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है। आउटर वाल जो होता है उस पर कोई थिकनिंग नहीं होती। कहोगे इससे क्या फायदा? इससे फायदा ये होता है, यह असमान रूप से थिकनिंग होती है, अनइवन थिकनिंग होती है। इस अनइवन थिकनिंग होने की वजह से जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो बाहर का दीवार टूट जाता है, क्योंकि उस पर कोई थिकनिंग नहीं है, वो पतला सा होता है। और टूट जाने की वजह से जो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर अंदर है वो निकल के बाहर चले जाते हैं, डिस्पर्सल होता है। तो क्वेश्चन आता है इंडोथीसियम का फंक्शन क्या है? लिख लो, फंक्शन ऑफ इंडोथीसियम क्या है? टू हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। इंडोथीसियम का फंक्शन क्या है? इंडोथीसियम का फंक्शन क्या है? टू हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। लिख लो, इंडोथीसियम का फंक्शन क्या है? टू हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के फूटने में ये हेल्प करता है। टू हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के फूटने में हेल्प करता है। क्यों कैसे हेल्प करता है बोलिएगा सर? यहां अल्फा सेलुलोज, ये बहुत खास बात है, क्योंकि सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है। आप पढ़े होंगे 11th में, सेलुलोज में कौन सा ग्लूकोज होता है? बीटा ग्लूकोज होता है। लेकिन इस सेलुलोज में अल्फा ग्लूकोज होता है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अल्फा सेलुलोज यहां होता है, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो अल्फा सेलुलोज की थिकनेस, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। इंडोथीसियम पहला, ये कहां होता है बोलिएगा सर? यह एंथर वाल का सबसे आउटर लेयर है जो पेराइटल सेल से बना है। आउटर लेयर तो एपिडर्मिस है, सबसे बाहर तो एपिडर्मिस है ना यार। उसके अंदर ना आर्चीस्पोरियल सेल था, उसमें डिवीजन होकर प्राइमरी पेराइटल सेल वगैरह बना। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, लेकिन वो पेराइटल से, एपिडर्मिस पेराइटल सेल से नहीं बना है। पेराइटल सेल से कौन बना है? इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। तो पेराइटल सेल से बनने वाला सबसे आउटर लेयर कौन सा है बोलिएगा? इंडोथीसियम है। दूसरा काम, इंडोथीसियम पर अनइवन थिकनिंग होती है। वो भी थिकनिंग कहां होती है? रेडियल वाल मतलब बगल वाले वाल में और अंदर वाले वाल में। और किसकी थिकनिंग होती है? अल्फा सेलुलोज थिकनिंग होती है। क्योंकि सर आउटर वाल पर थिकनिंग नहीं हो तो उससे क्या फायदा? उससे फायदा यह होता है कि अनइवन थिकनिंग होने की वजह से यह जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो इसका जो एंथर का वाल होता है टूट जाता है, और जो अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो
तो इंडोथीसियम हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, वह एंथर के टूटने में हेल्प करता है। टू हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के फूटने में हेल्प करता है। टू हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, ये इंडोथीसियम हुआ। समझ गए होंगे आप लोग? समझ में आया या नहीं आया? तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार, डर लग रहा है तुम लोगों से। बोलो, गुस्सा हो गया? सो गए क्या? ज्योति अभी बोली है यस सर। बाकी लोग? ओके, कोई कौन कह रहा रिपीट करिए? अरे भैया 11 बार बताया हूं, अभी 11 बार रिपीट किया हूं, 11 टाइम। अभी नहीं समझ में आया तब जब वीडियो बाद में रिपीट करके देख लेना। मिडिल लेयर, इंडोथीसियम के नीचे कौन सा लेयर है बच्चों? मिडिल लेयर। इंडोथीसियम के जस्ट नीचे कौन सा लेयर है बच्चों? मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर जो होता है वह इंडोथीसियम के जस्ट नीचे है। और मिडिल लेयर के जो सेल्स होते हैं, एक टर्म मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, इफीमेरल नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? इफीमेरल नेचर के होते हैं। तो सेल्स ऑफ मिडिल लेयर आर इफीमेरल इन नेचर। जो मिडिल लेयर के सेल्स होते हैं वह इफीमेरल नेचर के होते हैं, मतलब उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। लाइफ स्पैन लो होता है। लाइफ स्पैन जिसका जीवन अवधि बहुत कम हो, जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम हो, उसको इफीमेरल नेचर बोलते हैं। तो मिडिल लेयर जो होता है वो इंडोथीसियम के नीचे होता जरूर है, लेकिन बच्चों उसकी जीवन अवधि मतलब बहुत कम समय तक सरवाइव करता है। बहुत जल्दी वो खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी वो डीजेनरेट कर जाता है, खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी डीजेनरेट कर जाता है। तो अगला है टैपिटम। टैपिटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एंथर वॉल। एंथर वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सा है? टैपिटम। टैपिटम जो है वह एंथर वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, टैपिटम में इंडोमाइटोसिस होती है, और टैपिटम में इंडोमाइटोसिस होने की वजह से जो टैपिटम के सेल्स होते हैं वो पॉलीप्लॉइड हो जाते हैं। फिर से सुनो, हमने कहा टैपिटम इज ए इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। एंथर वॉल का सबसे अंदर वाला लेयर कौन सा है? टैपिटम। टैपिटम के जो सेल्स होते हैं उसमें इंडोमाइटोसिस होती है। इंडोमाइटोसिस होने की वजह से पॉलीप्लॉइड कंडीशन बन जाता है। इंडोमाइटोसिस होने से क्या हो जाता है? पॉलीप्लॉइड कंडीशन उसमें बन जाता है। और पॉलीप्लॉइड कंडीशन हो जाने की वजह से मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन, उसी को बोलते हैं, टैपिटम को ही क्या बोलते हैं? मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। कई नाम देते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट होता है, इंडोमाइटोसिस होता है, पॉलीप्लॉइड होता है। और टैपिटम का मुख्य काम जो होता है, मेन फंक्शन जो होता है, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर जो होता है, जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर होता है, जिसमें उसमें मियोसिस होती है, डिवीजन होता है, या जो भी उसकी प्रक्रिया, उसके डेवलपमेंट में जो जो चीजों की जरूरत होती है वो टैपिटम देता है। टैपिटम एग्जैक्टली मोर और लेस किसकी तरह है? प्लेसेंटा की तरह। जैसे यूटेरस में बेबी होता है तो उस बेबी को जो भी भोजन होता है वो मदर के ही बॉडी से जाता है। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। तो कहते हैं अगर प्रेग्नेंट लेडी है और उसको अगर कोई डिजीज हो जाती है तो डिजीज की संभावना बच्चे के अंदर पहुंचने की 100% हो जाती है, क्योंकि जो भी बच्चे का न्यूट्रिशन के लिए जो भी सोर्स है वो मदर से आता है। तो मदर में ही अगर दिक्कत है तो बच्चे में तो आना ही है, आ ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर टैपिटम में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो वह गड़बड़ी सीधा सीधा माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन में दिखने लगती है। तो टैपिटम का मेन फंक्शन क्या है? तो बोलिएगा सर, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड अदर ग्रोथ प्रमोटिंग सबस्टेंस फॉर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा होता है, उस डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को जो भी न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? टैपिटम प्रोवाइड करता है।
ठीक है। तो टैपिटम इनर मोस्ट लेयर है, इंडोमाइटोसिस होता है, पॉलीप्लॉइड कंडीशन होता है टैपिटम के अंदर। और टैपिटम दो तरह के होते हैं बच्चों। पहले का नाम है ग्लैंडुलर टैपिटम। ग्लैंडुलर टैपिटम के अलावा इसके और भी दो नाम है, वो दोनों नाम मैं आपको लिख रहा हूं, लिख लीजिए। ग्लैंडुलर टैपिटम तो बोलते ही हैं, इसको एक और नाम देते हैं पेराइटल टैपिटम, नोट कर लीजिए। इसी को क्या नाम देते हैं? पेराइटल टैपिटम, या इसी को बोलते हैं सिक्रीटरी टैपिटम। तो ग्लैंडुलर टैपिटम, पेराइटल टैपिटम और सिक्रीटरी टैपिटम, ये तीन टैपिटम है। तो ग्लैंडुलर टैपिटम होता है, पेराइटल टैपिटम होता है, ये तीन टैपिटम नहीं है, टैपिटम एक ही है, उसके तीन नाम है। एक उसका नाम, एक उसके मामा के घर पे बुलाए जाने वाला नाम, एक उसके स्कूल का नाम। तीन नाम है। आप लोगों में भी कई लोगों के कई नाम होंगे यार, चिंटू, मिंटू, पिंकी, इस तरह का नाम होगा घर का। और ऑफिशियल नेम एक एकदम सोफिस्टिकेटेड एक नाम होगा, सुंदर सा, और एक मामा के ननिहाल का नाम होगा। तो अलग अलग एक ही बंदे का कई नाम है। वैसे ही यहाँ पर एक ही टैपिटम है, उसके कई नाम है। कोई ग्लैंडुलर टैपिटम भी बोल सकते हैं, पेराइटल टैपिटम भी बोल सकते हैं, और सिक्रीटरी टैपिटम भी बोल सकते हैं। तो एक टैपिटम एक ही है, लेकिन उसके नाम कितने हैं? तीन। इसको नोट कर लीजिए। तो पेराइटल टैपिटम, सिक्रीटरी टैपिटम या ग्लैंडुलर टैपिटम। एक मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देता हूं, कैसे याद रहेगा थोड़ा सा। मैं आपको बताता हूं सर ये तीन नाम क्यों है। इसका रीजन है बच्चों, जो टैपिटम होता है, जैसे टैपिटम है तो इंडोमाइटोसिस है, तो इंडोमाइटोसिस हुआ तो यहाँ पर मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होगा। इंडोमाइटोसिस होने से पॉलीप्लॉइड कंडीशन होता है। और यह क्या होता है, यहाँ माइक्रोस्पोर टेट्राड है। ये क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। कहते हैं कि यहां पर ये जो ये सभी क्या है? माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर है अंदर। हालांकि कैसे बनता है हम लोग पढ़ेंगे, अभी बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा जरूरत है बता दे रहा। माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये एक किस चीज का बना होता है पता है? कैलोज का। एक किस चीज का बना होता है? कैलोज का बना होता है। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इसके अंदर ये माइक्रोस्पोर है। क्या है? माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर है। अब ये जो टैपिटम है, ग्लैंडुलर टैपिटम है, क्योंकि मैच्योरिटी जब होती है, क्योंकि जब मैच्योरिटी होती है तो मैच्योरिटी पे इसका वाल जो होता है वो नहीं टूटता। और जब मैच्योरिटी पे वाल नहीं टूटेगा तो इन सबको चीजों को, जो इस पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो डेवलप हो रहा है, उसको चीजें कैसे मिलेंगी? तो सिक्रीशन से मिलेगी। क्योंकि पेरेंटल वाल नहीं टूटता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेराइटल टैपिटम। पेरेंटल वाल नहीं टूटता, इसलिए क्या बोलते हैं? पेराइटल टैपिटम। और यह चीजों को कैसे देता है? सिक्रीशन से। कैसे देता है? सिक्रीशन से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिक्रीटरी टैपिटम। इसलिए क्या बोलते हैं? सिक्रीटरी टैपिटम। और सिक्रीशन जो करता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर टैपिटम। तीनों नाम का मतलब समझ में आया? तो पेराइटल टैपिटम, सिक्रीटरी टैपिटम और ग्लैंडुलर टैपिटम। ठीक। अब इसमें एक खास चीज और होती है। इस टैपिटम के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो रेड कलर का मैं बनाया हूं। इस स्ट्रक्चर का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर नाम है यूबिस बॉडी। क्या नाम है? यूबी। लिख, ये सब बनाते चलना, खाली वीडियो मत देखो, फिल्म नहीं चल रहा है बच्चों। इस स्ट्रक्चर जो ग्लैंडुलर टैपिटम के अंदर है, इसको क्या बोलते हैं? यूबिस बॉडी। और ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये यूबिस बॉडी, और दे सिक्रीट, यूबिस बॉडी सिक्रीट ए फैटी सबस्टेंस, एक लिपिड नेचर का सबस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन।
क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलेनिन। इसको क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलेनिन। और जो स्पोरोपोलेनिन होता है या फाइटी सब्सटेंस होता है, यूबिस बॉडी सिक्रेट करता है। और स्पोरोपोलेनिन जो होता है वह पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें दो लेयर होता है बच्चों, एक एक्साइन होता है, एक इंटाइन, तो एक्साइन बनाता है। तो स्पोरोपोलेनिन क्या बनाता है? स्पोरोपोलेनिन क्या बनाता है? एक्साइन पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जो एक्साइन होता है वह किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। और स्पोरोपोलेनिन के बारे में कहा जाता है बच्चों यह दुनिया का सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट मटेरियल है। इसके ऊपर न तो किसी एसिड का प्रभाव पड़ता है, न तो बेस का प्रभाव पड़ता है, न तो वायरस का प्रभाव पड़ता है, न कोरोना वायरस का प्रभाव पड़ेगा, न बैक्टीरिया का प्रभाव पड़ेगा, न तो माइक्रोबियल कोई भी माइक्रोब उसको सड़ा नहीं सकता, कोई एंजाइम उसको खत्म नहीं कर सकता, कोई अल्ट्रावायलेट या गामा रेज उसको खत्म नहीं कर सकता। इसका मतलब स्पोरोपोलिन अपने आप में बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंट मटेरियल। क्वेश्चन आता है तो हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल है जो बायोलॉजिकल ओरिजिन का है, बायोलॉजिकल ओरिजिन का है, हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल है और इसका नेचर फैटी है, लिपिड नेचर का होता है। और यह कहां कौन सिक्रीट करता है? यूबिस बॉडी सिक्रीट करता है। और जो यूबिस बॉडी होता है वो किसके अंदर होता है? इस टेप्टम के अंदर होता है। ये यूबिस बॉडी इस टेप्टम के अंदर होता है। कौन सा टेप्टम? ग्लैंडुलर टेप्टम। कोई क्वेश्चन पूछेगा यूबिस बॉडी कहां पाया जाता है तो आप क्या बताओगे? ग्लैंडुलर टेप्टम के अंदर पाया जाता है। क्या करता है? स्पोरोपोलिन का सिक्रेशन करता है। स्पोरोपोलिन का क्या बना होता है? पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का जो एक्साइन होता है वह इसी स्पोरोपोलिन का बना होता है। ठीक है बच्चों, अगला जो टेपिटम है नेक्स्ट वह है अमीबॉइड टेपिटम। ये लिखा हुआ कौन सा टेपिटम? अमीबॉइड टेपिटम। अमीबॉइड टेपिटम, अमीबॉइड टेपिटम में क्या होता है? इसके भी तीन नाम है। पहले नाम कम कम आज इतना ही जान लो। अमीबॉइड टेपिटम को क्या क्या बोलते हैं? इसको एक नाम और है प्लाज्मोडियल टेपिटम। दूसरा अगला नाम है इनवेसिव टेपिटम। अमीबॉइड टेप्टम बोलिए, चाहे प्लाज्मोडियल टेप्टम बोलिए, चाहे इनवेसिव टेप्टम बोलिए, तो तीन है। तो अमीबॉइड, प्लाज्मोडियल और इनवेसिव, तीन नाम है। नाम टेप्टम एक ही है, एक घर का नाम, एक नानी घर का नाम और एक स्कूल का नाम। तो तीन नाम है, एक ही स्ट्रक्चर, तीन नाम। इसमें क्या होता है सर? सर ये होता है जैसे ये टेपिटम है, ये माइक्रोस्पोटेट्राड है, मैंने अभी बताया माइक्रोस्पोटेट्राड है। इसमें क्या होता है? मेच्योरिटी पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। टेपिटम तो मल्टी न्यूक्लिएट होता ही है। जब मेच्योरिटी होती है बच्चों तो इसका जो पेरेंटल वाल होता है, ये वाला, ये पेरेंटल वाल जो होता है टूट जाता है। ये पेरेंटल वाल जब टूट जाता है तो इसका पूरा प्रोटोप्लाज्म चला आता है नीचे और इस माइक्रोस्पोटेट्राड के चारों तरफ लग जाता है। और इसके प्लाज्मा में एक एंजाइम होता है कैलेज एंजाइम। और ये जो कैलेज एंजाइम होता है, कैलेज एंजाइम, ये इस कैलोज, जो एक कैलोज का बना होता है, इसे जो दिख रहा है आपको, ऐसे एक कैलोज को डिजॉल्व करता है और माइक्रोस्पोर को फ्री करता है। और जब माइक्रोस्पोर कैलोज के बाहर आ जाता है उसको पॉलन ग्रेन कहा जाता है। तो कैलेज एंजाइम कहां होता है? अमीबॉइड टेपिटम में। लेकिन कोई कितना भी बहलाए फुसलाए आपको और फिर आपको लास्ट में पूछे अच्छा बेटा या बेटी ये बताओ अमीबॉइड टेपिटम का मुख्य काम क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे? बोलोगे सर दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। मुख्य काम सभी टेपिटम का वही होता है, न्यूट्रिशन देना। किसको? माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन को। ये सब काम क्या है? ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। जैसे आपका मेन काम क्या है? पढ़ाई करना है, मूवी देखना मेन काम है क्या? वो मेन काम नहीं है ना यार। मुख्य काम क्या है? पढ़ाई करना। तो ऐसे मुख्य काम कोई भी टेपिटम हो, चाहे अमीबॉइड टेपिटम हो, चाहे ग्लैंडुलर टेपिटम हो, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना उसका मुख्य काम है। इसके अलावा कुछ और काम है तो जैसे हाँ, ये पूछे कि कैलेज एंजाइम किस में होता है तो आप बताइएगा अमीबॉइड टेपिटम में होता है। कोई ये बोले कि यूबिस बॉडी किस में होता है तब बताइएगा ग्लैंडुलर टेपिटम में होता है। कोई ये पूछे कि स्पोरोपोलिन कौन सिक्रीट करता है तब बताओगे यूबिस बॉडी। कोई ये बोलेगा कि यूबिस बॉडी कहां होता है, बोलोगे ग्लैंडुलर टेपिटम या पेराइटल टेपिटम में होता है। स्पोरोपोलिन क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन का एक्साइन बनाता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हमें यहीं तो रोकनी होगी। अभी अगली क्लास मेरी दूसरे बैच में है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज पहली क्लास थी और बहुत से बच्चों को पता भी नहीं था कि आज मेरी क्लास है।
तो हो सकता है इसलिए ये वीडियो मेरा पब्लिक मैंने करवाया था कि सभी बच्चों के पास पहुंच जाएगा जो जो L1 कोचिंग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए होंगे। तो आप ये रेगुलर मेरी क्लास चलेगी, अभी कल भी मेरी क्लास है, कल भी मेरी शाम को 4 बजे क्लास होगी, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कल जब मैं आऊँगा तो जो आज मैं पढ़ाया हूँ टाइपिटम तक, यहाँ तक का पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा और क्विज कराने के बाद क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेकर मैं आऊंगा। 10 क्वेश्चन इसी जहां जितना आज हम पढ़ाए हैं इसी पर मैं क्वेश्चन कल लेकर आऊंगा और पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश तो की जितना मुझे आता है। और हाँ, ये है कि कमेंट आप जरूर करिएगा वीडियो पर। कमेंट करेंगे तो मुझे आइडिया लगेगा, अच्छा लगा तो भी करिएगा और खराब लगेगा तो भी बताइएगा। तो जरूर बताइएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे अगले क्लास में और अपने आप में सुधार करेंगे अगर कहीं गड़बड़ है तो। नहीं, अभी आज क्विज नहीं होगा, टाइम नहीं है, 5 बज गए हैं, मेरी दूसरे बैच में क्लास है, तो कल मैं क्विज कराऊंगा। ओके, थैंक यू। कल शाम 4 बजे।